हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोनू मैथ्स में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में। तो देखते हैं। तो ऑक्सीकरण को हम लोग उपचयन भी बोलते हैं, उपचयन अपक्रिया। ऑक्सीकरण को हम लोग उपचयन अपक्रिया भी बोलते हैं। तो पहले इसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसको। तो आइए इसको समझते हैं। तो इसमें क्या होता है, ऐसी अपक्रिया जिसमें आपके जो है ऑक्सीजन जुड़ जाए, ऑक्सीजन जुड़ जाए या फिर हाइड्रोजन निकल जाए या फिर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, तो उस अपक्रिया को हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण या उपचयन अपक्रिया। इसे इंग्लिश में ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि ऑक्सीजन जुड़ जाए, या फिर हाइड्रोजन निकल जाए या फिर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, इलेक्ट्रॉन उस अपक्रिया में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अपक्रिया या उपचयन अपक्रिया कहेंगे। तो आइए डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। तो लिखेंगे ऐसी अपक्रिया, ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो जाए या हाइड्रोजन निकल जाए या इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए, उसे उपचयन अपक्रिया कहते हैं। देखिए, उपचयन और ऑक्सीकरण एक ही नाम सेम है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, हाइड्रोजन निकल जाए या फिर या शब्द का मतलब होता है इनमें से कोई एक कंडीशन, या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए या फिर हाइड्रोजन निकल जाए या फिर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए। तो आइए एग्जांपल समझते हैं। तो 3 एग्जांपल हम लोग लेंगे। पहले एक ऑक्सीजन निकलने वाला, ऑक्सीजन का योग होने वाला, जुड़ने वाला, फिर हाइड्रोजन निकलने वाला, फिर इलेक्ट्रॉनों की कमी होने वाला। तो आइए पहला नंबर देखते हैं, ऑक्सीजन कैसे जुड़ता है। जैसे हम लोग ले लें कॉपर को ऑक्सीजन दें और ऑक्सीजन देने पर ही बनता है कॉपर ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ दो कॉपर 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कॉपर में ऑक्सीजन जो है, इधर देखिए कॉपर को हमने ऑक्सीजन से रिप्लेस किया है तो कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गया और हमारी डेफिनेशन क्या है? ऑक्सीजन का योग। तो यहाँ पर कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा, देखिए कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा, तो इसलिए ये वाली अपक्रिया क्या हो जाएगी यहाँ पर आपकी? ऑक्सीकरण या उपचयन अपक्रिया। ये तो ऑक्सीजन के जुड़ने में। सेकेंड नंबर देखते हैं कि हाइड्रोजन कैसे निकलेगा। तो हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड ले लेते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड में से हम लोग अपक्रिया अगर कराएं, क्या कहते हैं आपकी, किसकी अपक्रिया कराएं? मान लीजिए कि क्लोरीन की। अगर हम लोग क्लोरीन की अपक्रिया कराते हैं तो ये बनता है HCl प्लस ये, और ये बैलेंस हो जाएगा इस तरीके से। अब हम लोग यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन डाइसल्फाइड की हम लोग अगर अपक्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस सल्फर बनता है। अब देखते हैं यहाँ पर हमने ऑक्सीजन के बेस पर ये वाला उदाहरण पढ़ लिया। अब ये वाला देखते हैं, इसमें देखते हैं हम लोग हाइड्रोजन डाइसल्फाइड जो है उसमें से देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड से हाइड्रोजन सल्फर से अलग हो गया। देखिए सल्फर अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ? हाइड्रोजन निकल गया, सल्फर डाइऑक्साइड से हाइड्रोजन निकल गया और सल्फर अलग हो गया। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगी? ये यहाँ पर आपकी हमारी उपचयन अपक्रिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन डाइसल्फाइड जो है आपका वो क्या कर रहा है? सल्फर अलग हो जा रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन भी अलग हो जा रहा है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? आपकी उपचयन अपक्रिया हो जाएगी। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन की कमी के बेस पर उदाहरण। इलेक्ट्रॉन जैसे मान लीजिए सोडियम
तो यह आ जाएगा सोडियम प्लस और प्लस यहाँ पर E। देखिए इसको समझने के लिए थोड़ा आपको बेसिक समझना पड़ेगा। बेसिक क्या है कि ये जो लिखा है ये तत्व लिखा है सोडियम, और यहाँ लिखा सोडियम आयन। ये क्या है? सोडियम आयन है। और ये क्या है? सोडियम एक तत्व के रूप में लिखा। तो सोडियम आयन का मतलब ये है कि जो आयन लगते हैं, प्लस लगे या माइनस का, वो आयन क्या होते हैं? आयन ये होते हैं किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने की क्षमता जितनी होगी उतने उसके ऊपर आयन लगा दिए जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो जो त्यागेगा इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर प्लस का आयन आएगा, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसके ऊपर माइनस का आयन आएगा। अब यहाँ देख रहे हैं सोडियम अभिक्रिया के बाद एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उसके ऊपर त्यागने वाले के ऊपर इलेक्ट्रॉन कौन सा आयन आता? प्लस आयन, धन आयन लगाएंगे। इसलिए यहाँ पर क्या आ गया? धन आयन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन जैसे निकालता है तो उसके ऊपर एक आयन लग जाता है प्लस का। तो इसलिए यहाँ पर सोडियम क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन अपना त्याग रहा, मतलब अपने इलेक्ट्रॉनों में कमी कर रहा है। और जैसे अपने इलेक्ट्रॉन कमी करेगा तो क्या हो जाएगा? उच्चयन अभिक्रिया। तो ये तीनों, ये ऑक्सीजन की यहाँ पर आपकी वृद्धि हो रही, हाइड्रोजन की यहाँ पर हाइड्रोजन निकल रहा हाइड्रोजन डाइसल्फाइड से, और यहाँ पर सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो इसको याद करने के लिए आप लोग याद कर सकते हैं कि ऐसे प्लस ऑक्सीजन जुड़ जाएगा आपका, और यहाँ पर हाइड्रोजन निकल जाएगा और इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। इस तरीके से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। ये थी ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। इसको ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। अब आइए पढ़ते हैं अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। तो अपचयन अभिक्रिया सेम इसका विपरीत हो जाएगी। तो पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो जाए या जुड़ जाए ऑक्सीजन, या फिर ऑक्सीजन का योग में ऑक्सीजन की कमी होगी, क्या होगी? कम हो जाए या अलग हो जाए ऑक्सीजन, या फिर हाइड्रोजन आपके जुड़ जाए, या इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हो जाए। क्या हो जाए? इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हो, उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या था? ऑक्सीजन जुड़ रहा था, हाइड्रोजन आपका निकल रहा था, इलेक्ट्रॉन में कमी हो रही थी, इलेक्ट्रॉन भी कम हो रहे थे। यहाँ इसका जस्ट विपरीत, ऑक्सीजन कम होंगे, जुड़ेंगे नहीं मतलब घटेंगे, और यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन भी जुड़ेंगे मतलब वृद्धि होगी इलेक्ट्रॉनों में। जस्ट इसका अपोजिट। तो इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो ये ध्यान में रखिए, कंफ्यूज नहीं होना। इसके दो नाम होते हैं, तो उपचयन वाला ज्यादा हम लोग प्रयोग मिलेंगे यहाँ पर, उपचयन अपचयन क्योंकि सेम सेम मिल रहा है। तो आइए अब इसको देखिए, इसके लिए अगर शॉर्ट लिखना तो शॉर्ट क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन भी जुड़ जाएंगे। उसमें क्या था? ऑक्सीजन जुड़ रहे थे, बाकी हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन कम हो रहे थे। यहाँ पर ऑक्सीजन कम हो रहे हैं, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन वृद्धि हो रही, जुड़ रहे हैं। आइए एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हम लोग ले लें जिंक ऑक्साइड और कार्बन के साथ अभिक्रिया का है, तो एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए पहला एग्जाम्पल देख लें, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन से रिएक्शन कराते हैं तो ये बन जाता है आपका जिंक अलग हो जाएगा प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या है? CO को बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जिंक ऑक्साइड जो था उसने अपना ऑक्सीजन त्याग दिया और जिंक बचा के लिए। तो जैसे ही जिंक ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन त्याग दिया, त्यागते ये क्या हो जाएगा? अपचयन। क्योंकि हमारी परिभाषा यही है कि ऐसी अभिक्रिया जो ऑक्सीजन त्याग दे या ऑक्सीजन उससे अलग हो जाए। तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हो गया, जिंक भर बचा,
तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। अब आइए सेकेंड नंबर देखते हैं एग्जाम्पल। सेकेंड नंबर हम लोग इलेक्ट्रॉन में से देख लेते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं क्लोरीन प्लस, और ये बनेगा तो, अब देखिए इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर क्लोरीन है, तो देखिए क्लोरीन को जैसे हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर भाई हम माइनस, ये इलेक्ट्रॉन 2 इससे लेगा, तो तभी तो उसके ऊपर माइनस का आयन आया। क्यों आया? जब कोई किसी से उधार पैसे लेता तो कर्जे में रहता, मतलब माइनस में रहता, घाटे में। तो उस तरीके से क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, इसलिए इसके पास नेगेटिव आयन आ गया। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर घाटे में चल रहा, कर्जा लिया हुआ किसी से, इसलिए यहाँ पर माइनस का आयन हुआ। तो क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्लोरीन में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो गई, तो जैसे इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी तो क्या जाएगा, अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। इस तरीके से हम लोग ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को पढ़ते हैं। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे ऑक्सीकारक और अपचायक क्या होते हैं। तो इस बोर्ड को साफ कर देते हैं और फिर देखते हैं। तो ऑक्सीकारक तथा अपचायक, तो ऑक्सीकारक इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग, और अपचायक क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग। अब हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते एक एक करके। तो ऑक्सीकारक को समझेंगे सबसे पहले। ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक क्या होता है कि ऐसी, मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का आपका अपचयन हुआ, क्या हो जाएगा, लिखेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। ऑक्सीकारक कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीकारक क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक पदार्थ, या इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोल देते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ। तो ये ध्यान में रखना कि देखिए यहाँ पर अपचयन होगा तो ऑक्सीकारक होगा, मतलब ये अगर आप किसी अभिक्रिया में ये अपचयन होगा, यहाँ पर हमने पीछे पढ़ रखा ऑक्सीकारक और अपचयन के बारे में, तो जिसमें अपचयन होगा, उस जिस पदार्थ का अपचयन होगा वही पदार्थ ऑक्सीकारक कहलाएगा। और सेकंड नंबर देख लेते हैं, फिर अभी समझने का प्रयास करते हैं। अपचायक, अपचायक क्या होगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का उपचयन या ऑक्सीकरण, उपचयन या ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं। अब देखिए आइए समझने का प्रयास करते हैं। इसमें कंफ्यूजन क्या होता है, बच्चों को लगता है जी सर, मतलब जैसे हमने दो प्रकार की अभिक्रिया पढ़ रखी है, एक ऊपर अभी जस्ट इसके पीछे कि एक मतलब उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। अब उसमें जिस उल्टा होते हैं, जिस पदार्थ का अपचयन होगा वो ऑक्सीकारक कहलाएगा। ये नहीं कि जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है उसको आप लोग बोल दो ये ऑक्सीकारक पदार्थ है। पहले आइए एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए लिखिए कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन की जब हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, कॉपर और हाइड्रोजन। अब इसमें समझिएगा, देखो
कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड ने अपना हाइड्रो एक ऑक्सीजन त्याग दिया। कॉपर ऑक्साइड ने एक अपना ऑक्सीजन त्याग दिया, और हमने आपको पीछे बता रखा कि जो अपना ऑक्सीजन अगर कोई त्यागेगा, जो ऑक्सीजन त्यागेगा तो उस कंडीशन क्या होता है, अपचयन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर ने अपना एक ऑक्सीजन मतलब कॉपर ने अपना ऑक्सीजन त्याग दिया, तो यहाँ क्या होगा, कॉपर का अपचयन हो रहा है। क्योंकि अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, जो ऑक्सीजन त्यागे हाइड्रोजन का योग करे और इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि कर दे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये अपचयन हो रहा है यहाँ पर। तो देखेंगे हम लोग कॉपर ऑक्साइड से कॉपर ने अपना ऑक्सीजन त्याग दिया, तो इसलिए कॉपर का यहाँ क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और इधर देखेंगे हाइड्रोजन में, यहाँ पर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिला, तो जिसको ऑक्सीजन जब तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो जहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का योग होता है वो कौन सा होता है, ऑक्सीकारक है, उपचयन। यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, क्या हो रहा है, इसका हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा, उपचयन, यहाँ लिख लेंगे उपचयन या ऑक्सीकरण। अब हम लोग देखते हैं हमारी डेफिनेशन क्या है। हमारी डेफिनेशन ये कहती है ऑक्सीकारक क्या होती है, जिन पदार्थों का अपचयन होगा। तो यहाँ अपचयन किसका हो रहा है, कॉपर का, इसलिए कॉपर जो है वो कैसा पदार्थ हो जाएगा, ऑक्सीकारक हो जाएगा। यहाँ पर कॉपर क्या है, ऑक्सीकारक। क्यों, क्योंकि कॉपर का अपचयन हो रहा है, और जिसका अपचयन होगा वो ऑक्सीकारक कहलाता है। यहाँ पर कॉपर का अपचयन हुआ, इसलिए कॉपर क्या है आपका, ऑक्सीकारक है। और उसी के बाद अपचय क्या होगा, जिस पदार्थ का उपचयन होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन का देखिए उपचयन हो रहा, हाइड्रोजन का उपचयन, उपचयन क्यों हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को जोड़ लिया अपने साथ। जो ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ता है वो क्या कहलाता है आपका, उपचयन, मतलब उपचयन उसका होता है वहां पर। तो यहाँ पर हाइड्रोजन अपने साथ ऑक्सीजन जोड़ रहा है, इसलिए उपचयन हो रहा, और इसने हाइड्रोजन जोड़ा तो उपचयन हुआ। जैसे उपचयन हुआ तो उपचयन वाले पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, अपचायक। यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, अपचायक। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में कॉपर का अपचयन हो रहा है, तो कॉपर कैसा पदार्थ हो जाएगा आपका, ऑक्सीकारक पदार्थ। और यहाँ पर हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है, इसलिए हाइड्रोजन कैसा पदार्थ हो जाएगा आपका, अपचायक पदार्थ। एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ये नहीं कि आप पीछे वाले से देख लो कि ऑक्सीकरण ऑक्सीकारक सेम सेम, नहीं। ऑक्सीकरण जिस पदार्थ का होगा वो आपका अपचायक पदार्थ कहलाएगा, और जिसका अपचयन होगा वो आपका ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाएगा। ध्यान में रखिएगा बात, कुल मिला के एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ये समझा देते हैं। इधर विपरीत का जैसे यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, जैसे जिस पदार्थ का अपचयन, और यहाँ लिखेंगे उपचयन। अब यहाँ देखेंगे जिस पदार्थ का उपचयन होगा, जिस पदार्थ का उपचयन हो जाएगा वो आपका अपचायक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपचायक। और जिस पदार्थ का अपचयन होगा वो कहलाएगा ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक। इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हैं, जिस पदार्थ का उपचयन होगा वो अपचायक। अब उपचयन क्या है, ऑक्सीजन इसमें आपके जुड़ जाए, हाइड्रोजन आपके कम हो जाए, इलेक्ट्रॉन कम हो जाए। ये अपचयन क्या होता है, हाइड्रोजन आपके कम हो जाए, ऑक्सीजन जुड़ जाए और इलेक्ट्रॉन भी जुड़ जाए। तो अपचयन जिस पदार्थ का होगा वो अपचायक कहलाएगा, और सॉरी, उपचयन जिस पदार्थ का होगा वो अपचायक कहलाएगा, अपचयन जिस पदार्थ का होगा वो ऑक्सीकारक कहलाएगा। यहाँ पर कंफ्यूजन आप क्लियर कर लीजिए। बहुत सारे बच्चों को लिखा होता उपचयन का मतलब, उपचयन को हम लोग ऑक्सीकरण भी बोलते हैं, ऑक्सीकरण क्रिया, तो ऑक्सीकरण से ऑक्सीकारक मिला देते हैं, ऐसे नहीं। जिसका उपचयन होगा वो अपचायक कहलाएगा, जिसका अपचयन होगा वो ऑक्सीकारक कहलाएगा। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, ऑक्सीकारक क्या होते हैं, उसके बाद अपचायक क्या होते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। तो इस बोर्ड को क्लीन कर देते हैं और रेडॉक्स अभिक्रिया को पढ़ते हैं।
तो लिखेंगे आप लोग रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया का इंग्लिश नाम भी होता है ये रेडॉक्स रिएक्शन। तो देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया का हमने पीछे ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया पढ़ रखी। तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें दोनों एक साथ हों, लिखेंगे ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन, उपचयन को ऑक्सीकरण भी बोलते हैं, उपचयन एक साथ हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये तो बहुत ही ऐसी अभिक्रिया, ये तो बहुत ही आसान है आपके लर्न करने के लिए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ हों उसे हम लोग क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। आइए एग्जांपल देखते हैं। पहले आपको एक बार बता दी कि अपचयन कब होता है और उपचयन कब होता है। उपचयन होगा ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, कम हो जाएंगे। यहाँ पर इसका जस्ट विपरीत लिखेंगे, ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे, ऑक्सीजन कम होंगे, हाइड्रोजन जुड़ेंगे और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी। तीन चीज इतना याद रखिए, इधर समझने का प्रयास करते हैं, नहीं तो फिर अगर ये याद नहीं होगा समझने में दिक्कत आएगी। अब हम लोग एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे लिख ले जिंक प्लस कॉपर सल्फेट को हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो ये बन जाता है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर अलग हो जाता है। अब ये रिडॉक्स अभिक्रिया होगी कैसी, डेनियल सेल की कहेगी, डेनियल सेल, डेनियल सेल की एक रिएक्शन। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए जिंक, अभी हम लोग मान लेते हैं जिंक लिखा अकेले, इसके ऊपर जीरो आयन है और कॉपर सल्फेट के पास, ये देखिए कॉपर सल्फेट जो होता है इसके पास दो आयन होते हैं माइनस के, इसके पास प्लस के दो आयन होते हैं। कॉपर के पास प्लस के दो आयन और सल्फेट के पास माइनस के दो आयन और जिंक के पास 0 आयन है। अब इधर समझने का प्रयास करते हैं कि हम लोग यहाँ पर हमको इलेक्ट्रॉनों से चेक करना है कि दोनों एक साथ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर, देखिए जिंक के पास 0 आयन है, लेकिन जैसे ये जिंक सल्फेट बनाया होगा तो बनाने होने का मतलब क्या है कि इसके पास तो 2 आयन, इसके पास भी क्या हो गया 2 प्लस आयन और यहाँ पर 0 आयन। अब समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए कॉपर अभी जिंक अभी स्वतंत्र रूप से लिखा हुआ है। अगर इसको देखो, अगर इसको कॉपर के साथ जुड़ना है, देखिए अगर जिंक को सल्फेट के साथ जुड़ना है, ये सल्फेट है SO4 को हम लोग सल्फेट पढ़ते हैं। अगर जिंक को सल्फेट के साथ जुड़ना तो फिर सल्फेट के पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। अगर जिंक ऐसा नहीं करता तो फिर जिंक सल्फेट के साथ जुड़ नहीं सकता। तो इसलिए जिंक ने कहीं ना कहीं अपने 2 इलेक्ट्रॉन सल्फेट को दिए होंगे, तभी तो ये जिंक सल्फेट बना, क्योंकि सल्फेट के पास 2 इलेक्ट्रॉन कमी रहती है और जो इसको 2 इलेक्ट्रॉन देगा वही इसके साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पर जिंक ने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे। जैसे ही जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो हमने क्या बताया हुआ है पीछे कि इलेक्ट्रॉन या तो त्यागो या तो ग्रहण करो। अब उतने ही उसके आयन आ जाते, तो यहाँ दो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन सल्फेट को देगा तो देने पर क्या होगा, इसके 2 प्लस के आयन होंगे, क्योंकि देने वाला प्लस में रहता है और लेने वाला कर्जे में माइनस में। तो इसलिए जिंक ने यहाँ क्या किया होगा, जिंक ने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। तो इसको देने पर क्या होगा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से निकाले होंगे और निकाल के इसको दे दिए। तो यहाँ पर जिंक का क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉनों में कमी कर लिया, देगा मतलब अपने इलेक्ट्रॉनों में कमी कर लिया। तो जैसे अपने इलेक्ट्रॉनों में कमी किया तो इसमें हो जाएगा उपचयन। तो यहाँ पर जिंक का क्या हो रहा, उपचयन।
यहाँ जिंक का क्या हो रहा है, उपचयन। अब सेम आगे पढ़ते हैं। देखिए अब ये कॉपर सल्फेट में देखते हैं। देखो कॉपर सल्फेट बना हुआ है क्यों, क्योंकि कॉपर के पास दो धन आयन है, तो इसने और इसके पास दो ऋण आयन है, तो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो कॉपर ने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिया होगा, तभी तो कॉपर सल्फेट बना हुआ है। तो क्या किया, कॉपर को होना अलग, तो कॉपर ने क्या किया, SO4 मतलब सल्फेट से अपने 2 इलेक्ट्रॉन वापस ले लिए, और उस सल्फेट ने कहा कि हम जिंक से लेंगे, तो इसलिए क्या होगा, सल्फेट ने जिंक से लेकर जिंक सल्फेट बना लिया 2 इलेक्ट्रॉन, और कॉपर को उसके 2 इलेक्ट्रॉन वापस कर दिए। तो जैसे ही कॉपर के 2 इलेक्ट्रॉन वापस करेंगे, तो वापस करने के बाद इसको क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इसने अपने ले लिए। लेने का मतलब इलेक्ट्रॉन कॉपर सल्फेट में कॉपर में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हुई। क्यों वृद्धि, क्योंकि कॉपर ने इलेक्ट्रॉन इससे 2 अपने वापस ले लिए। तो यहाँ से इस तरीके से हो जाएगा, लिखेंगे कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो लेने पर क्या हो जाता है, ये इस तरीके से लिख लेंगे, और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये हो जाएगा इस तरीके से कॉपर बन जाएगा। तो यहाँ देखो कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन सल्फेट से अपने वापस ले लिए, तो कॉपर को इलेक्ट्रॉन मिले, तो इलेक्ट्रॉनों को हुई वृद्धि, और जब इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है तो वहां पर क्या होता है, अपचयन। तो यहाँ पर कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन। तो इसलिए क्या होती है आपकी एक रेडॉक्स अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि यहाँ अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ घटित हो रहे हैं, इसलिए क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्योंकि रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा यही होती है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन उपचयन दोनों एक साथ हो। तो यहाँ पर हमने दिखा दिया आपको कि दोनों एक साथ हो रहे हैं, जिंक के यहाँ अपचयन हो रहा, जिंक का यहाँ उपचयन हो रहा, कॉपर के यहाँ अपचयन हो रहा। इस तरीके से ये आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया, डैनियल सेल की अभिक्रिया क्या होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। का अंतिम टॉपिक पढ़ते हैं, संक्षारण। तो संक्षारण लिखते हैं, संक्षारण को इंग्लिश में बोलते हैं कोरूजन। इस तरीके से संक्षारण होता क्या, पहला नंबर तो देखिए संक्षारण ये होता है कि जब कोई वस्तु धातु, हवा, नमी या किसी रसायन के प्रभाव के कारण खराब होने लगती है, उसे हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। तो लिखेंगे डेफिनेशन कि जब कोई वस्तु या धातु ले लीजिए, ठीक है, धातु, वायु, जब कोई वस्तु, वायु, नमी तथा रसायनों के प्रभाव से खराब होने लगती है, तो उसे हम संक्षारण कहते, क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, संक्षारण कहेंगे। जब कोई वस्तु या धातु वायु, नमी तथा रसायनों के संपर्क में आती है और वो क्या हो जाती है, खराब होने लगती है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कहते हैं कि संक्षारण हो रहा है। तो देखिए संक्षारण के कुछ नुकसान हैं। वो नुकसान क्या, जैसे देखेंगे बारिश में गाड़ियां बाहर खड़ी रहती तो उनमें जंग लग जाती, पूरी तरह से नष्ट हो जाती। बड़े बड़े पुल कुछ समय के बाद उनका धीरे धीरे संक्षारण हो जाता और वो नष्ट हो जाते। घर की छतों की रेलिंग देखा होगा, धीरे धीरे संक्षारण होकर टूट जाती, खराब हो जाती। तो लोहे में जंग लग जाना, ये भी एक क्या है, संक्षारण का उदाहरण। सिल्वर में देखेंगे काली परत जम जाती, उसे भी हम लोग क्या होता है, संक्षारण होता है। और कॉपर में हरी परत जम जाती, वो भी क्या है, एक संक्षारण का ही साइन होता है। तो इसको रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रोकने के लिए हम लोग पेंट कर देते हैं, या तो पेंट कर दीजिए, देखेंगे घरों में छतों में पेंट कर दिया जाता है, दरवाजों में पेंट करते हैं। क्यों, क्योंकि उसका संक्षारण ना हो पाए, संक्षारण को रोका जा सके, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें पेंट करवा देते हैं, या फिर ग्रीस लगा देते हैं, तेल पोत दिया जाता है पूरे में,
तो उस कंडीशन में हम लोग क्या, अब जो संसारण की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। संसारण की दर को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक, दर को कम करने के उपाय। तो उपाय हम लोग क्या कर सकते हैं, पेंट कर देते हैं, ग्रीस का इस्तेमाल कर लेते हैं, और तेल का इस्तेमाल कर लेते हैं, और एक हम लोग क्या करते हैं, जिंक की परत चढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, जिंक की परत चढ़ाना। और जिंक की परत को बोलते हैं गैल्वेनीकरण। जिंक की परत चढ़ाने के बोलते हैं हम लोग, गैल्वेनीकरण भी बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग संसारण को रोक सकते हैं। संसारण से होने वाले नुकसान बहुत सारे, गाड़ियां खड़ी नहीं बाहर तो मोर्चा लग के उनके नुकसान हो जाता है, पूरा जंग लग जाता है, रस्ट हो जाती है, पुल टूट जाते हैं, बड़े बड़े लोगों की रेलिंग खराब हो जाती है, घरों में क्या कहते हैं, कोई भी जो धातु है उसको तो संसारण के बहुत सारे धीरे धीरे क्षरण होता रहता है, खत्म होने रहते हैं। चांदी देखेंगे पहने, जैसे कोई हाथ में पहनता है तो काली परत जम जाती है, अगर उसको साफ न करो तो धीरे धीरे क्या उसका क्षरण होकर वो नष्ट हो जाती है। उसको रोकने की ये उपाय है, और उससे नुकसान होने वाले हैं, गाड़ियां, पुल, लोहे की रेलिंग, लोहे में जंग लग जाना, चांदी का क्षरण हो जाना, कॉपर खरा, ये सब चीजें क्या है आपकी संसारण का ही ये सिम्टम्स है। तो आई होप आपको संसारण समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं विकृति गंधिता क्या होती है, जिसको बोलते हैं रैंसिडिटी क्या है, जिसको हटा देते हैं। तो लिखेंगे विकृति गंधिता। विकृति गंधिता बोलते हैं रैंसिडिटी। विकृति गंधिता क्या होती है, देखिए विकृति गंधिता होती जब तेल या वसा वाली कोई चीज, जब तेल या वसा वाली कोई चीज आपकी हवा के संपर्क में आने से खराब होने लगती है। लिखेंगे जब तेल या वसा वाली चीज हवा के संपर्क में आने पर खराब होने लगती है, खराब होने लगती है। वहां क्या होता, विकृति गंधिता। उस खराब होने का मतलब उससे बदबू आने लगेगी, आपकी स्वाद बदल जाएगा। तो ये सब कंडीशन तब होती, विकृति गंधिता होती। जैसे घरों में देखेंगे खाना होता है, खाना बना दिया गया, बनाने के बाद अगर काफी टाइम हो जाता तो वो हवा के संपर्क में आ जाने से उसमें क्या होता है, विकृति गंधिता उत्पन्न हो जाती और स्वाद खराब हो जाता है और पूरी तरह से बदबू आने लगती है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विकृति गंधिता हो गई यहाँ पर। तो इसके लिए जैसे एग्जाम्पल है, देखो चिप्स जो होती है, चिप्सों का स्वाद खराब हो जाना, घरों के खाने का स्वाद खराब हो जाना, पुरानी घर में नमकीन कुछ सामानें रख दी जाए उनमें बदबू आने लगना। तो ये सब चीजें क्या है आपकी विकृति गंधिता का उदाहरण है। तो इन सब को हम लोग लिखेंगे, उदाहरण लिखेंगे। जैसे उदाहरण लिख देते हैं, जैसे चिप्स से बदबू आना, बदबू आना, चिप्स से बदबू आना, घरों में खाने से बदबू, जो घर में बनता है घरों के खाने से बदबू आना। और बहुत तीसरा नंबर से हम लोग देख लेते हैं, तो पूरा जैसे मतलब कोई भी पुरानी चीज है खाने की, उसमें से तेल या वसा की होनी चाहिए, उसमें से बदबू आने लगे, समझ लीजिए वहां पर विकृति गंधिता हो गई। इसको रोकने के लिए क्या किया जाता, हम लोग एयर देखेंगे आप लोग, जो जैसे हम लोग नमकीन वगैरह दुकानों से मार्केट से 5-5 रुपए की नमकीन खरीदते, उसमें देखे होंगे एयर भर दी जाती टाइट करके उस पॉकेट में, और उसमें एयर कौन सी भरी जाती है आपकी, नाइट्रोजन टाइट करके भर दी जाती, तो उसमें फूला रहता। उस कंडीशन में क्या होता है,
विकृति गंधिता लेट होती, डिले हो जाती है, तो उसको उसमें जल्दी से खराब नहीं होता। घरों में लोग रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करते हैं, वहां पर आप लोग खाना रख दिया जाता तो ठंडा मौसम रहता तो वहां पर खराब नहीं होता। नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है चिप्स में या खाने में, कोई पैकेट का खाना जिसमें पैक होना तो उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाए तो वो बहुत लेट विकृति गंधिता होती है, उसमें से बदबू और वो जल्दी उसका स्वाद नहीं बदलेगा और खराब नहीं होता। इस तरीके से विकृति गंधिता होती है। विकृत गंधिता तो रोकने के लिए आप रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करते हैं, नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं, एंटी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं उनका हम लोग प्रयोग करते हैं, और एयर टाइट पॉकेट का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। तो थैंक यू। आज हमारा ये क्लास 10 साइंस का पहला लेसन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। मिलते हैं अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।